मेकिंग लेबर अ डिवाइन मूवमेंट। इसमें हम कुछ टिप्स आपको देंगे और इसकी तैयारी उन लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी जिन्होंने रिसेंटली जिससे प्रेगनेंसी हुई है, सेकेंड मंथ है, थर्ड मंथ है, तो उनके पास पर्याप्त समय है करने को। तो 8 महीने वाले भी और जिनका डिलीवरी होने वाली भी है वो भी इन प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं, पर असर उनके ऊपर ज्यादा होगा जिनके ऊपर समय है। तो देखिए हम किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे आज। आपको ज्ञान होना चाहिए, लेबर क्या है, उसकी तैयारी क्या है, कैसे बच्चा गर्भकाल के बाद लेबर की प्रोसेस में जाता है, फिर क्या विजुअलाइजेशन टेक्निक्स होनी चाहिए, आपकी बर्दिंग टीम या जो टीम आपको हेल्प करने वाली इस पूरी प्रक्रिया में उसकी चॉइस कैसे करेंगे आप, रिलैक्सेशन के लिए क्या क्या करेंगे, ब्रीदिंग कौन कौन सी आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग बर्थिंग मतलब अभी गर्भकाल के दौरान, फिर जब आपका प्रसव काल शुरू होएगा उस दौरान, और एक्चुअली जब बच्चा बाहर आ रहा है तो उस दौरान किस तरह से अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना है या कौन सी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करनी है। अपने शरीर के ऊपर विश्वास आज से ही करना है, हाँ मैं इसको कर सकती हूँ। मेरे क्योंकि एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, आप शरीर नहीं है, तो आप इस तरह से बात करिए कि मेरा शरीर जो मैं कहूंगी वो करेगा। अगर मैं चाहती हूँ मेरा सामान्य प्रसव हो तो मेरा शरीर मेरी आज्ञा का पालन करेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है इसको। कनेक्शन विद योर चाइल्ड, जिससे कि ये पूरा प्रसव आपका एक आनंद में, सुख में, दिव्य हो सके। और क्या क्या तैयारी करनी है लेबर रूम में जाने से पहले। तो सबसे पहले देखिए ज्ञान क्यों जरूरी है। जब हम अनजाने रास्ते पे चलते हैं तो हमको थोड़ा डर लगता है। आज जीपीएस आ गया, नहीं तो हम किसी अनजाने राह पे जाते थे तो हम बार बार पूछते हैं ये टर्न हमने सही लिया, ये स्थान कहाँ है। और आज जीपीएस में गाइडेंस हमको मिलती रहती है। तो इस तरह से ये गाइडेंस आपको इसलिए दी जा रही है कि प्रसव कोई डरावनी चीज नहीं है। हमने जो अभी तक नॉलेज ली वो स्टोरीज से या सीरियल्स में, जिसमें लेबर रूम का बड़ा भयानक सा चित्र दिखाया जाता है। एक स्त्री है जो लेबर में पड़ी है, वो चीख रही है, चिल्ला रही है, सब तरफ हसल पसल हो रहा है, नर्सें भाग रही हैं, डॉक्टर आके बाहर कहता है पिक्चर में एक जन बचेगा या तो बच्चा बचेगा या माँ बचेगी। इस तरह का कुछ नहीं होता। पहली बात तो आप अपने ज्ञान को अपडेट करें, ऐसा कुछ नहीं होता। लेबर एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है विच कैन बी इजिली कंडक्टेड विथ फ्यू प्रैक्टिसेस। और उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो गर्भकाल में होने वाले योगासन, आपका प्राणायाम है, आपका ध्यान है। यानी आप शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से कितने तैयार हैं एक सामान्य प्रसव के लिए। अब और क्या जानकारी आपको होनी चाहिए कि ईडीडी, एक डॉक्टर आपको डेट देती है, ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, बट दिस इज नॉट द डेट ऑफ डिलीवरी। एक अनुमानित डेट होती है जिसके लिए सबके लिए एक ही फॉर्मूला होता है। आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से 9 महीने गिनते हैं प्लस 7 दिन, तो ये ईडीडी हो गई। यानी कि किसी की अगर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड 1 फरवरी है तो उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी 8 नवंबर होगी। 9 महीने प्लस 7 दिन जोड़ लीजिए। तो कई बार ये होता है कि लोग सोचते हैं कि अब इसी डेट पे डिलीवरी होगी, नहीं। 8.5 महीने ये लगभग की 37 हफ्ते के बाद डिलीवरी कभी भी हो सकती है, बच्चा कभी भी दुनिया में आ सकता है। और कई बार ये ईडीडी क्रॉस भी हो जाती है। बस आपको केयरफुल रहना है कि हाँ कितने दिन हमें वेट करना है, वो आपका चिकित्सक आपको राय देगा। लगभग 5 से 6 दिन अगर ऊपर भी चले जाते हैं और सब कुछ ठीक है, यानी कि आपका जो गर्भ जल है, जैसे हम लाइकर कहते हैं, लाइकर ठीक है, बच्चे की ग्रोथ ठीक है, बच्चा नीचे आ गया है, बच्चा कोई नाल में नहीं फंसा हुआ है, सारे पॉइंट्स ठीक है, बच्चे को अच्छी ब्लड सप्लाई मिल रही है, डॉपलर स्टडी करा के देखते हैं, तो हम ईडीडी के बियॉन्ड भी वेट करते हैं। फिर प्री लेबर साइंस क्या होते हैं। अब इस सबके मन में होता है कि हमको पता कैसे चलेगा कि हमारी लेबर शुरू होगी। तो कुछ प्री लेबर साइंस होते हैं, जैसे कि
जब बच्चा नीचे को जाता है तो कुछ आपके कमर में, निचले पेट में, थाइज में कुछ मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जैसे दर्द होते हैं। अब ये लेबर के दर्द नहीं है। यहाँ पे एक चीज मैं बोलूंगी, हमको दर्द वर्ड को हटाना है। तो जब भी हम लेबर पेन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा शब्द होता है और उसके साथ जैसी ऊर्जा लगती है वैसे ही भाव और वैसे ही अंदर हमारे केमिकल्स रिलीज होते हैं। तो जब भी हम यहाँ पर लेबर की बात करेंगे, उससे जुड़ी हुई जो प्रोसेस है, उसके जो पेन है, उस पे पेन की बजाय आप वर्ड यूज करेंगे लेबर लव। या आप बताइए कि लेबर में मुझे राम राम हो रहा है, लेबर में मुझे लेबर लव हो रहा है या राम राम हो रहा है, कमर में राम राम हो रहा है, पेट में राम राम हो रहा है। तो जो शब्द हम बोलेंगे वैसी एनर्जी क्रिएट होगी। ठीक है। तो प्री लेबर साइंस क्या होते हैं? प्री लेबर साइंस होते हैं कि हल्की हल्की राम राम शुरू हो जाती है पीठ में, निचले पेट में, थाइज में। कभी कभी हल्का सा ब्लड आ जाता है, इसे हम शो कहते हैं। डिस्चार्ज होने लगता है। अगर पानी की तरह, बिल्कुल पेशाब की तरह पानी निकल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो झिल्ली है वो फट गई है और उसमें छेद हो गया है, इसलिए ये पानी आ रहा है। अगर थिक डिस्चार्ज है तो वो वेजाइना से या सर्विक्स से ही हो रहा है, तो उसमें इतनी चिंता नहीं होती है। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि आपको रेगुलर जो है कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, यूट्रस टाइट हो रहा है, रिलैक्स कर रहा है, टाइट हो रहा है, रिलैक्स कर रहा है, पर दर्द नहीं है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है लास्ट के दिनों में, तो ये संभावना है कि 2-4 दिन में आपको लेबर ऑफ लव शुरू हो जाए। अब ये आप समझिए कि आप एक बहुत बड़ा कार्य करने जा रही हैं। आप एक छोटी सी नई रेसिपी भी बनाती हैं या किसी जर्नी पे जाती हैं तो कितनी तैयारी करती हैं और उसके लिए कितने कष्ट उठाती हैं। आप पहाड़ पे जाए तो आप ट्रैकिंग के जूते रखेंगे, ट्रैक पैंट्स रखेंगे, तैयारी करेंगे और आपका शरीर उस हाइक के लिए पूरा मजबूती से तैयार हो जाता है। जबकि नॉर्मली जो लोग चलते नहीं है उनके लिए हाइक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ऐसी कोई आप नई रेसिपी बनाएं तो आपके लिए 10 तरह के इंग्रेडिएंट्स आप बाजार से लाती हैं, तैयारी करती हैं। तो जब छोटे छोटे काम के लिए हम छोटे छोटे कष्ट उठाने के लिए तैयार हैं, तो जब इतना बड़ा कार्य ईश्वर ने हमको दिया है कि एक नए जीवन को, जिसको हमने 9 महीने तक पाला पोसा, आज उसको दुनिया में लेने की बात, जब दुनिया में लेकर के आने की बात हुई तो अब हाथ खड़े कर देते हैं। जी नहीं, हमारे अंदर क्षमता नहीं है कि हम उस प्रोसेस को बेयर कर सकें। फिर हम अलग से डॉक्टर से कह देते हैं कि मैम नहीं, मेरा आप सिजेरियन कर दीजिएगा। कष्ट तो हर स्टेज में है जीवन के। तो ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ईश्वर को मिली हुई है। तो सबसे पहले आपको एक्सेप्टेंस लानी है कि इसके अंतर्गत जो भी कष्ट होंगे वो मैं सहने को लिए तैयार हूं, क्योंकि दिस इज द वे। और ऐसा नहीं है कि आप पहली महिला हैं जिसको ये प्रसव का कष्ट सहना पड़ रहा है। पहली बात तो ये कष्ट नहीं है, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। एक्सेप्टेंस कि लेबर इसी तरह से होती है और सदियों से होती आई है। सब जानवर तक इस प्रक्रिया से गुजरते हैं और महिलाएं भी सदियों से ऐसे जन्म दे रही हैं, तो मैं भी इसको कर सकती हूँ। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई कि लेबर पेन को आप कन्वर्ट कर दीजिए लेबर ऑफ लव। पेन की बात ही नहीं करें। जब पेन की बात आती है, जो हम शब्द कर बोलते हैं उसके साथ हमारे प्राण जुड़ते हैं और वैसे ही हमारे को फीलिंग होती है। तो हम पेन की बात ही नहीं करेंगे। यह लेबर ऑफ लव है, क्योंकि बच्चा क्या है, आपके और आपके पति की प्यार की निशानी है ना। बड़े प्यार से आपने उसको कंसीव किया है, प्यार से उसको गर्भ में रखा है, अपने खून से सींचा है, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से उसके सूक्ष्म और कारण शरीर को पोषण दिया है। तो फिर आज इसमें क्यों हम पीछे हटेंगे? और दूसरी बात, ये बिल्कुल एक दिव्य काम है। इस एक नन्ही जान को नए संसार में लेकर के आना, उसको संसार में लेकर के आपका आप कितना बड़ा कर्तव्य का पालन करिए। वो अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करेगा, पर ये कार्य आपको सौंपा गया है। जैसे पूरी सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, तो आप जो भी बच्चे आप करती हैं, 1, 2, 3, जो भी उनके जो निर्माण की, उनको दुनिया में लाने की, उनको बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। तभी तो कहते हैं ईश्वर के बाद अगर किसी का स्थान है तो माँ का है। तो पूरी एक दिव्य प्रक्रिया है ये। कहीं से भी इसमें कोई जटिलता, कोई कठिनाई, कोई कष्ट नहीं। और
दूसरों की सुनी सुनी बातों पे आप विश्वास ना करें। किसी ने कहा नहीं मुझे तो बहुत ब्लीडिंग हो गई, किसी ने कहा मुझे तो 12 घंटे दर्द हुए और फिर उसके बाद मुझे सिजेरियन कराना पड़ा। हर डिलीवरी अलग है और जिसने डिलीवरी की तैयारी करी है उसकी बहुत, हम ये तो नहीं गारंटी कर रहे कि हाँ हमने आपको योगासन, प्राणायाम, ध्यान, स्वाध्याय सब कराया तो उससे 100% आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन हाँ बहुत संभावना बढ़ जाती है कि आपकी प्रसव जो है सामान्य और दिव्य तरीके से आसानी से होगा। फिर आपके लिए जानना जरूरी है कि सारी जो लेबर की स्टेजेस है वो क्या होती हैं, कैसे होती हैं, पूरी प्रक्रिया के बारे में अब जब आपको जानकारी मिल जाएगी तो आपके मन से बहुत सारा भय निकल जाएगा। क्योंकि जैसे हम बोर्ड का एग्जाम देने जाते हैं, बच्चे जाते हैं या हम गए हैं तो हम पहले से जाकर के अपनी सीट देख के आते हैं, अपना सेंटर देख के आते हैं। तो जब हमें रास्ता पता चल जाता है तो हमारी आधी से ज्यादा एंजाइटी और हमारी घबराहट ये सारी हमारी अंदर अंदर डिसॉल्व हो जाती है और हमें पता है नहीं ये रास्ता है और ये प्रक्रिया है और इस पे हमको चल करके जाना है। अब हम ये देखते हैं कि क्या जो लेबर की प्रोसेस है वो कितने भागों में विभाजित है। जो पूरा प्रसव है उसको हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहली स्टेज जब आपको हल्के लेबर ऑफ लव शुरू होते हैं, उसमें उससे लेकर के मतलब जो बच्चे देने का मुंह है, जहां भी हम सर्विक्स यूज करेंगे वर्ड, उसका मतलब है बच्चेदानी का मुंह। अब आप गर्भाशय को 2 पार्ट में डिवाइड करके देखिए, एक तो पूरा गर्भाशय है यूट्रस और एक पार्ट है सर्विक्स, यानी कि जिस जो पैसेज है जिसमें से बच्चा निकल के आएगा, सर्विक्स एंड वेजाइना। यहाँ पे कोई डायग्राम उतना नहीं है जो मैं आपको दिखा चुकू, ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा पॉइंटर ले जाती हूँ। ये जो बच्चे का सिर है ये गर्भाशय के अंदर है और ये जो पिंक पिंक दिख रहा है ये सर्विक्स है और उसके नीचे जो ब्राउन है वो वेजाइना है। तो गर्भाशय का मुंह जब बिल्कुल बंद होता है और पूरा खुलने तक उसको हम कहते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। जब गर्भाशय का मुंह बिल्कुल बंद था उससे लेकर के गर्भाशय का मुंह पूरा खुल गया और वो मुंह का जो रास्ता है मतलब सर्विक्स गर्भाशय के साथ मर्ज कर गया। ऐसे वो अलग हिस्सा था पहले, ये देखिए यहाँ पर करीब 3-4 सेंटीमीटर का सर्विक्स होता है और धीरे धीरे जैसे मुंह खुलता है वो धीरे धीरे सर्विक्स जो होता है वो यूट्रस के साथ ही मर्ज होने लगता है। आप ये देखिए यहाँ पे सर्विक्स कम हो गया, यहाँ पे सर्विक्स और कम हो गया, यहाँ पे सर्विक्स बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, वो पूरी तरह से यूट्रस के अंदर मिल गया, गर्भाशय के अंदर। इसे कहते हैं इफेजमेंट ऑफ सर्विक्स। और ये जब हुआ पूरी प्रोसेस जो 4 आपको दिख रही स्टेजेस, ये कुल मिला के होती है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। इसमें 2 भाग होते हैं, लेटेंट फेज एंड एक्टिव फेज। अब लेटेंट फेज वो होता है जब हमको हल्की हल्की राम राम शुरू होती है या डिस्चार्ज शुरू होता है या हमको हल्का सा ब्लड आ गया, डरने की कोई बात नहीं है। इस प्रोसेस में करीब 12 से 36 घंटे किसी किसी को लग जाते हैं। तो आइडियली अगर आपका हॉस्पिटल और आपकी डॉक्टर अलाउ कर दे तो आपको इसमें एडमिट होने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड आपका हॉस्पिटल पास में है जिसमें आप रात बिरात भी जा सकते हैं। क्योंकि इसमें जो होता है जो आपकी बच्चेदानी का मुंह है वो 0 से 3 to 4 सेंटीमीटर तक खुल जाना चाहिए, ये लेटेंट फेज है। और यदि आप अच्छे से योगासन करते हैं, विशेष करके स्क्वाटिंग की एक्सरसाइजेस आप करते हैं और आपका जो बैक की मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, आपकी एब्डोमेन की, अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन की मसल्स हैं, थाई की, वजाइना की, पेरिनियम की, ये सब मजबूत भी हैं और लचीली भी हैं। तो ये इस प्रोसेस में आपको अधिक तकलीफ नहीं होती है, आप बहुत कम समस्या के साथ इस स्टेज को क्रॉस कर लेते हैं। और इस यही जो स्टेज है, अगर इसमें डॉक्टर या पेशेंट कोई भी पैनिक करता है तो इंटरवीन करने की जरूरत हो जाती है और यहीं पे लेबर अरेस्ट हो जाती है, मतलब लेबर रुक जाती है। अब दूसरी स्टेज आई जिसमें आपको तेज राम नाम शुरू होती है, तेज लेबर ऑफ लव शुरू होते हैं। अब एक्टिवली बच्चेदानी का मुंह तेजी से खुलता है, ऑलमोस्ट 1 to 2 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से।
और ये शुरू होता है जब आप एक्टिव स्टेज में आ गए, तो इसका मतलब ऑलरेडी आपका गर्भाशय का जो मुंह है वो लगभग 3 सेंटीमीटर खुल चुका है, और अब से लेकर के उसे 10 सेंटीमीटर, जिसे हम कहते हैं फुल डायलेटेशन, और 4 फिंगर्स, तो 1 फिंगर लूज से 4 फिंगर जाने में जो तेज राम राम शुरू होती है, या जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, उसे हम कहते हैं एक्टिव फेज ऑफ लेबर। फिर सेकेंड स्टेज वो है जब गर्भाशय का मुंह पूरा खुल गया, यानी 10 सेंटीमीटर ओपन हो गया, और उससे लेकर के बच्चे के बाहर आने की जो प्रक्रिया है, उसमें पहले बच्चे में 1 डेढ़ 2 घंटे भी लग जाते हैं कई बार, लेकिन सेकेंड चाइल्ड ऑनवर्ड्स ये आधे घंटे की, 15 मिनट की, 5 मिनट की प्रक्रिया होती है, जिसमें गर्भाशय का मुंह खुल गया, अब केवल बच्चे को वेजाइना को क्रॉस करते हुए बाहर आना। और इस स्टेज में, सेकेंड स्टेज में, गर्भवती का एक्चुअली इन्वॉल्व होना, एक्टिवली इन्वॉल्व होना इस प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपको पुश करना होता है। अब खाली अपने जो राम राम हो रही है, जो अपने कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। इसमें हम हाथ निकाल डाल के बच्चा नहीं निकाल सकते। इसमें हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ गर्भवती को पुश करना होता है, और उसने अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करी हुई है, लास्ट में उसने इस बात को समझा हुआ है, तो वो आराम से पुश कर सकती है। और इनफैक्ट ये प्रोसेस आपको पहले से समझनी इसलिए जरूरी है, क्योंकि अगर आप पेनलेस लेबर के लिए जा रहे हैं, आप एपिड्यूरल ले रहे हैं, तो एपिड्यूरल में भी आपको जो तकलीफ है वो तो पता ही नहीं चलेगी, क्योंकि आप एनेस्थीसिया में हैं, आपको पेन रिलीफिंग एजेंट दे रखे हैं। तो पुश करने के लिए जब आपको डॉक्टर बोले, तो आपको पता है कि जैसे कड़ी टट्टी फंस जाए, उसको आप कस के निकालते हैं, उसी तरह से बच्चे को आपको अपने मतलब अपनी ताकत लगा करके बाहर निकालना होता है। तो उसमें गर्भवती माँ का जो इन्वॉल्वमेंट है, उसकी मानसिक स्थिति, वो डरे नहीं, वो शांति से बच्चे को पुश करे, साथ में कुछ मंत्र पीछे जब बज रहा हो, उसको शक्ति प्रदान करने के लिए कुछ प्रक्रिया चल रही हो, साथ में वो बच्चे से भी रिक्वेस्ट करे कि नहीं बेटा, तुम भी सहयोग करो, आराम से नीचे आ जाओ, हम तुमको निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तुम भी अपनी ताकत लगाओ, तो ये मिलजुल करके आराम से हो सकता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, आपका जो प्लेजेंटा होता है, हमने बेबी आउट कर दिया, कॉर्ड को क्लैम्प करके कट कर दिया, अब बच्चा अलग हो गया, बेबी ट्रे में चला गया। अब प्लेजेंटा जो अंदर है, जैसे आप कनाई कहते हैं, आम कुछ और भी कहा जाता है कई जगह, नाल के साथ जो अटैच होता है, जिसमें खून के बड़े बड़े पॉकेट्स होते हैं, और उसी के माध्यम से बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो ये जो होती है वो प्लेजेंटा निकालने की प्रक्रिया होती है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली होती है, और उसमें थोड़ा सा हल्का सा तकलीफ होती है, और बिल्कुल एक कॉन्ट्रैक्शन में वो बाहर आ जाता है। फोर्थ स्टेज वो डॉक्टर के लिए, कि आपको 24 आवर्स हमको ऑब्जर्वेशन में रखना होता है प्लेजेंटा निकलने के बाद, और स्पेशली फर्स्ट 2 to 4 आवर्स, क्योंकि उस दौरान थोड़ी ब्लीडिंग होने की संभावना मतलब ज्यादा रहती है। तो वॉच करना होता है कि यूट्रस, जो आपका गर्भाशय जिसमें से बच्चा निकल चुका है, वो पूरा सिकुड़ गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कस के नहीं, बिल्कुल उस कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं क्रिकेट बॉल लाइक कंसिस्टेंसी, इतना टाइटली यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड होना चाहिए। नहीं तो अगर यूट्रस रिलैक्स होगा तो उसमें ब्लीडिंग हो जाती है, जिसे हम कहते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। ये यूट्यूब पे नहीं जा सकता, इसलिए ये डिलीवरी प्रोसेस का जो वो है वो हटाना पड़ा है। अब विजुअलाइजेशन, अब विजुअलाइजेशन आपको क्या करना है, पहली बात तो ये विजुअलाइजेशन जो है वो आपको लेबर का विजुअलाइजेशन बाद के दिनों में करता है, क्योंकि विजुअलाइजेशन अगर एक्चुअली इंप्लीमेंट हो गया, मैनिफेस्ट कर गया, तो जल्दी लेबर हो जाएगा। तो आपको पहले तो केवल ये कॉन्फिडेंस रखना है कि मेरा मस्तिष्क मेरे शरीर को कंट्रोल कर सकता है, मैं सामान्य प्रसव के लिए तैयार हूं, और मेरा बच्चा सामान्य प्रसव से होगा। ये आपको पूरा एक कॉन्फिडेंस रखना है, डरना नहीं है, फियर की एनर्जी को रिमूव करना है। अगर मन में कोई डाउट्स आते हैं, तो आप उसको पहले से स्टडी करिए, देखिए, और लेबर प्रोसेस को समझिए। दूसरी बात, जब आपको अब लग रहा है कि अब 15 20 दिन 25 दिन बस रह गए हैं, तो आप ये विजुअलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करिए,
और 1 महीना पहले करीब अपना बैग पैक करके रख लीजिए, जो जरूरी सामान है वो हम बाद में आपको बताएंगे। विजुअलाइजेशन में आपको देखना है कि आपको हल्का हल्का राम राम शुरू हुआ, फिर आप आपने अगर घर में पति हैं, सास हैं, जो भी आपके साथ में, उनको बताया, या नहीं है तो आपने उनको फोन करके बुलाया, और आप बिल्कुल रिलैक्स्ड है, आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, आप अपने जो कुछ सामान नहीं रखा उसको रख रहे हैं, और उसके पश्चात आप अपने चिकित्सक को दिखाने जाते हैं। चिकित्सक आपको चेक करते हैं, बोलते हैं एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड यू आर स्टिल इन द लेटेंट फेज ऑफ लेबर, तो अभी आप घर जा सकते हैं, थोड़ा वेट करिएगा, और जब लेबर ऑफ लव इंक्रीज कर जाए तब आप मेरे पास आइएगा। पर आप ऑलरेडी बुकड है किसी हॉस्पिटल में, आपको पता है वहां पहुंचने में कितनी देर लगेगी, और आप निश्चिंत होकर के एक बार चेक करा के वापस आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं घर बहुत दूर है तो आप एडमिट भी हो सकते हैं, पर इस समय आपको लेबर रूम में नहीं रखा जाता, आपको आराम से एक रूम दिया जाता है। आप अपने बुक्ड, जो आपके हिसाब से जो भी रूम या वार्ड आपने जो भी बुक किया है अपनी डिलीवरी के लिए, उसमें आप रह सकते हैं। उस दौरान आप टहल भी सकते हैं, आप विजुलाइज कर रहे हैं इसको, अभी गए नहीं है, आप विजुलाइज कर रहे हैं जो भी आपने पहले से प्लान कर रखा है कि या तो आप घर आ जाएंगे उस दौरान, या तो आप भर्ती हो जाएंगे। पर अभी इसमें समय लगने वाला है, तो इसमें डॉक्टर को, नर्सिंग स्टाफ को, और गर्भवती को, घर वालों को भी, सबको पेशेंस रखनी है, धैर्य रखना है बहुत, किसी को भी प्रेशर नहीं बनाना है। तो ये पूरी प्रोसेस आप विजुलाइज करिए कि आराम से आप दिखा के आ गए, और उसके बाद जब आपका लेबर ऑफ लव तेजी से शुरू हुआ तो आप दोबारा जाकर के एडमिट हो गए। अब हम क्यों कह रहे हैं आपसे बार बार कि फियर हटाइए, फियर हटाइए। फियर जो मैंने कहा आपने मूवीज में देख लिया, सीरियल्स में देख लिया, लोगों की बातें सुन लिया, इससे जब भी फियर होगा तो हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है, लड़ो या भाग जाओ। और जब इस मोड में बॉडी जाती है तो बहुत सारी एड्रेनलिन सिक्रीट होगी, जैसे डर होगा, तनाव होगा, बहुत सारी एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल रिलीज होगा, उससे हमारी मांसपेशियां तनाव में आ जाती हैं। हमारा जो ब्लड फ्लो है बॉडी का, वो हाथ पैरों में चला जाता है, सेंटर से हमारा ब्लड फ्लो चला जाता है हाथ पैरों में, ब्रेन के अग्रिम भाग से हट करके पीछे चला जाता है। अब हमारे ब्रेन में सोचने समझने की क्षमता नहीं है, हमारा डर हमारे ऊपर हावी हो रहा है, हमारा हाथ पैरों में ब्लड सप्लाई है लेकिन तनाव है साथ में, और चूंकि हाथ पैरों में ब्लड चला गया, सेंटर से सारा बॉडी तैयार कर रही है कि इस डर की सिचुएशन से हमें भागना है, तो यूट्रस की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। जब यूट्रस की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो जहां की भी ब्लड सप्लाई कम होती है वहां दर्द जो है बहुत अधिक महसूस होता है। इसीलिए जब हार्ट अटैक होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उसमें शीमिया, उसमें क्या होता है, ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही हार्ट को, उसकी वजह से तेज दर्द होता है। सेम प्रोसेस लेबर में हो रही है, तो जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन और तेज होगा और आपको ज्यादा तकलीफ लगेगी। उसकी वजह से एक विशेष सर्कल शुरू हो जाता है, जब ज्यादा तकलीफ होती है तो आप और तनाव में आ जाते हैं, आप उस दर्द को सहने की स्थिति में नहीं है, आप तैयार नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आप और तनाव में आते हैं, आपको और डर लगता है, और वो विशेष प्रोसेस इस तरह से होती है कि ऊपर से तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है पर नीचे से सर्विक्स जगह नहीं दे रहा, सर्विक्स भी टाइट हो गया, रिजिड हो गया, सारी मांसपेशियां जकड़ गई और सर्विक्स खुलता नहीं है, तो बच्चा नीचे नहीं आता। और इसी समय फिर 2 घंटे 3 घंटा थोड़ा वेट करके डॉक्टर को कहना पड़ता है कि नहीं भाई बच्चा नीचे नहीं आ रहा या बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा, तो हमको ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब इसी की ऑपोजिट प्रोसेस समझिए, यू आर रिलैक्स्ड, यू आर हैप्पी इन योर लेबर, आपने योग किया है, आसानी से आपका सर्विक्स खुलता जाता है, बच्चेदानी का मुंह। आप जब योग और डीप ब्रीदिंग करते हैं, आसन किए हैं, तो उसमें एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन्स जो होते हैं वो नेचुरल पेन किलर्स हैं। तो लेबर की प्रोसेस चल रही है पर आप सोच रहे हैं अरे आपको बच्चे के प्रति प्यार जागृत हो रहा है, मेरा बच्चा बस कुछ ही देर में मेरी गोदी में आने वाला है, आप उससे बात करें, बेटा बस हम लोग को कुछ ही समय एक दूसरे से दूर रहना है, बस उसके बाद तुम मेरी गोदी में होगे, मेरी बाहों में होंगे, मेरी छाती से लगे होंगे, मैं तुमको दूध पिला रही होंगी। अब आपने जब ऐसी भावनाएं लाई तो आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, ये लव हार्मोन है, ये आपके यूट्रस को बहुत अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करता है।
और चूंकि आप डरते नहीं है उस कॉन्ट्रैक्शन से, तो फिर थोड़ी देर बाद यूट्रस रिलैक्स होता है, उसको पर्याप्त ब्लड सप्लाई मिलती है, पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है, और उसके बाद जब दोबारा कॉन्ट्रैक्शन आता है तब तक कुछ सेंटीमीटर बच्चा नीचे आ जाता है, बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है। और आप बार बार ये विजुअलाइज करेंगे कि जब भी मुझे लेबर ऑफ लव हो रहा है, उस एक लेबर ऑफ लव में भी मेरा बच्चा नीचे आया, मेरी बच्चेदानी का मुंह खुला, फिर दूसरा लेबर ऑफ लव में बच्चा और नीचे आया। इस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। तो ये आपके दिमाग की स्थिति पर है, आप किस मोड में प्रसव कराने जा रहे हैं। आप एक्सेप्टेंस के साथ, प्यार के साथ, रिलैक्स मोड में जाएंगे तो रिजल्ट एकदम ऑपोजिट होगा। दूसरी तरफ आप तनाव में, डर में, टेंशन में जाएंगे तो रिजल्ट अलग होगा। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपनी टीम को डिसाइड करें। सबसे पहले होता है, जैसे ही आप प्रेगनेंसी डायग्नोज करते हैं, आजकल तो किट्स आ गई हैं, तो आपने डायग्नोज कर लिया कि हाँ भाई प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई, देन यू हैव टू सेलेक्ट योर डॉक्टर। कभी कभी जब हम जॉइंट फैमिली में होते हैं तो हमारे ऑलरेडी फैमिली का कोई डॉक्टर होती है जिसने हमारी सास की, हमारी जेठानी की, हमारे जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं फैमिली में, उनकी डिलीवरी सबकी कराई होती है। तो नेचुरल एक होता है टेंडेंसी फैमिली की, चलिए उस डॉक्टर के पास चलिए। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट कि वेदर यू आर एबल टू बिल्ड योर बॉन्ड विद द डॉक्टर। अगर आपको लगता है कि आप इस डॉक्टर के साथ कंफर्टेबल हैं, आप अपने सारे प्रश्न पूछ सकती हैं, आपको उनसे किसी प्रकार का भय नहीं लगता, तो आप उन्हीं डॉक्टर से कंटिन्यू करें। नहीं तो आप अपनी इच्छा अनुसार अपने डॉक्टर को चूज कर सकती हैं पहले, और ये जितनी जल्दी हो सके हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर चेंज ऑफ डॉक्टर लास्ट मोमेंट पे होता है तो ये डॉक्टर के लिए और पेशेंट के लिए, दोनों के लिए समस्या होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। और ये प्रसव की जो पूरी प्रोसेस है वो बहुत टीम वर्क के साथ होती है। आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने डॉक्टर के ऊपर और विश्वास होना चाहिए। तो ये आप पहले से करें कि आपको किस डॉक्टर के पास जाना है। और जरूरी नहीं है कि जो आपकी फैमिलीज में जिसने डिलीवरी कराई है वो आपके लिए भी सही डॉक्टर। आप किससे कराना चाहते हैं, किससे मिलना चाहते हैं, आप अपने विचारों के अनुसार आप उसको चूज कर सकते हैं। फिर हॉस्पिटल, ये भी पहले से निर्धारित होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको दिन में ही लेबर ऑफ लव शुरू होएगा। कभी कभी रात के 2 बजे ये प्रक्रिया होती है, तो आप रात में 2 बजे तो डिसाइड नहीं करेंगे। तो उस समय क्या होता है, कई बार ऐसा होता है हम पास के हॉस्पिटल में चले जाते हैं और वहां हो सकता है आपके अनुसार सारी सुविधा ना हो, या वो हॉस्पिटल आपके बजट में ना हो। तो अपने बजट के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, अपने डॉक्टर को कॉन्फिडेंस में लेके, क्योंकि आपने जिस डॉक्टर को चूज किया वो कौन से अस्पताल में जाते हैं, तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपना हॉस्पिटल पहले से निर्धारित करें। उसके बाद बर्थिंग पार्टनर। अब हमारे यहाँ ये समस्या है कि हमारे यहाँ अभी भारत में हम लोग लेबर रूम में नहीं अलाउ करते किसी से। लेबर रूम से पहले जो जगह रूम्स अटैच होते हैं, जहां जब तक वहां गर्भवती महिला रहती है तो कोई भी रह सकता है, यूजुअली फीमेल्स। लेकिन रूम में तो हस्बैंड भी रह सकते हैं। तो आपको यहाँ पर विदेशों की तरह नहीं है कि हस्बैंड को अलाउ कर दिया जाए लेबर रूम में। पर हाँ, आप किसी एक को हस्बैंड के साथ आप चूज करके रखिए जो आपकी बात को समझ सके, आपको रिलैक्स कर सके। वो ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो आपकी एंजाइटी को और बढ़ाए। बहुत बार हम देखते हैं, जैसे बच्चियों की माँ आती है साथ में, और अगर उनको जरा सी तकलीफ हुई वो खुद इतना पैनिक कर जाती हैं, अरे डॉक्टर जल्दी आइए, देखिए सिस्टर आइए, फोन पे फोन करेंगे। ये उचित नहीं है, ये आपकी एंजाइटी को बढ़ाएगा और आपकी पूरी प्रसव की जो दिव्यता है उसको खत्म करेगा। तो वो व्यक्ति होना चाहिए जो आपके साथ आपको एनर्जी दे सके, आपके साथ जप कर सके, आपके साथ बैठ के कोई स्वाध्याय कर सके, आपके साथ बैठ करके गीत गुनगुना सके, आपके साथ बैठ के भजन गा सके। जिसको भी आपको कॉन्फिडेंस है, वो आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, आपकी नंद हो सकती है, आपकी जेठानी हो सकती है, आपकी भाभी हो सकती हैं, आपकी पड़ोसन हो सकती हैं, आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, कोई भी मदर, जिसके साथ भी आपको लगे कि ये तैयारी भी आपको पहले से करनी है। यू हैव टू चूज
और उनके साथ आपको डिस्कस करना है कि आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी उस समय। और वो ऐसा भी होना चाहिए जो टच से भी आपको कंसोल कर सके, को थोड़ा मसाज कर सके, हाथ पैर दबा सके। कई बार होता है जो आई है महिला, वो दूर बैठी हुई है, अपना ही मोबाइल देखने में व्यस्त है, तो वो सेवा क्या करेंगी। तो इस तरह से एक जो भी बर्थिंग पार्टनर हो, वो आपकी इस प्रोसेस में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके पॉजिटिवली, ऐसा बर्थिंग पार्टनर आपको लेना है। लेकिन वो बर्थिंग पार्टनर इस बात के लिए आप मेंटली तैयार है कि वो लेबर रूम में नहीं जा पाएगा। लेबर रूम में जब आप जाएंगे डिलीवरी के लिए, तो आप अकेले, तो सबसे अच्छा पार्टनर है ईश्वर, उसको साथ रखिए। जब भी आप जब करिए, इन दिनों में ध्यान करिए, तो प्रार्थना करिए, भगवान जी आपको मेरे साथ रहना है, आपको मेरी पूरी प्रोसेस में मेरे साथ साथ चलना है। उनको विजुअलाइज करिए कि आप लेबर रूम में लेटी हैं, आपको लेबर ऑफ लव चल रहा है, सिस्टर्स आपकी मदद के लिए हैं, और साथ में आपका ईश्वर, आपके इष्ट, आपके गुरु आपके साथ। तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा और पूरी प्रोसेस अच्छे से हुई। अब रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए अलग अलग पोस्चर्स होते हैं, वो हम दिखाएंगे। फिर आपको वातावरण अच्छा रहे, उसके लिए आप अपनी प्लेलिस्ट तैयार करिए, भजन की, जप की, उसको अपने मोबाइल में रख लीजिए। आपको किस पोजीशन में आराम मिलता है वो आप चेक करेंगी। एक आध पिलो, एक आध अपनी शीट, बेडशीट आप अपने सामान के साथ लेके जाइए, जिससे आपको लगेगी कि ये मेरी घर वाली फीलिंग आ रही है, मेरे पिलो में, मेरे को इस पिलो में आराम मिलता है। क्योंकि अस्पताल के बिस्तर तो अस्पताल के ही बिस्तर होते हैं, चाहे कितने भी साफ सुथरे हो, आपको वो कंफर्ट नहीं दे सकते। तो आप अपना एक पिलो, एक चादर ये लेके जा सकते हैं। अपनी छोटी कोई शुरुआत के मतलब जब बहुत ज्यादा प्रोसेस एक्टिवली स्टार्ट नहीं होती है, तो आप कुछ पढ़ सकते हैं, आप जप कर सकते हैं, आप थोड़ा थोड़ा डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि कौन सी चीज आपको आराम देगी। फिर जो पार्टनर है आपके साथ, वो हल्का हल्का मसाज कर सकता है आपके कमर पे, हाथ पैरों में, विशेष करके कमर पे, क्योंकि दर्द होता है। पेट पे तो हम लोग अलाउ नहीं करते, पर जेंटल करना है तो हल्का हल्का पेट पे भी कर सकते हैं। एरोमा थेरेपी बहुत हेल्प करता है, जैसे अलग अलग, लैवेंडर स्पेशली बहुत रिलैक्सिंग होता है। तो लैवेंडर इंसेंस स्टेक्स, या कोई जैसे आजकल तो बहुत सारे प्रक्रियाएं हैं जिससे आप दिए के ऊपर रख करके उसको जला सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आप अपने हॉस्पिटल रूम के लिए रख सकते हैं कि हम किस तरह से वहां के वातावरण को सुगंधित करेंगे। कई बार क्या होता है, मेडिसिन की, हॉस्पिटल की स्मेल बहुत हिट करती है, तो एकदम से आदमी बहुत परेशान हो जाता है कि ये स्मेल कैसी आ गई। तो उसके लिए आप थोड़ी सी इस तैयारी से जा सकते हैं, अच्छी धूप बत्ती, अच्छी अगरबत्ती छोटी छोटी रख लीजिए, जिससे कि आपके रूम में अच्छी एक वातावरण बना रहे। मंत्र चैंटिंग आपको बता दिया मैंने। और एपिड्यूरल अगर आपको लेना है, तो दिस शुड बी डिस्कस्ड विद द डॉक्टर इन द इनिशियल फेजेस ऑफ योर प्रेगनेंसी। थर्ड फोर्थ फिफ्थ मंथ तक मैक्सिमम आप ये तय कर लीजिए कि हाँ मुझे एपिड्यूरल लेना है कि नहीं लेना। क्योंकि लास्ट में डिसाइड करने में फिर आप ब्रीदिंग अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो जैसे मैंने बताया, बच्चे को पुश करने में आप सक्षम नहीं रहते, और वो एक कारण बन जाता है सिजेरियन का, क्योंकि आप बच्चा पुश नहीं कर पा रहे हैं, तो सिजेरियन होता है। तो एपिड्यूरल अगर लेना है तो पहले से इस पे चर्चा होनी चाहिए। अब ये देखिए, कुछ ये विदेशी फोटो है, तो हम ज्यादा तो इस पे वो नहीं कर सकते, लेकिन ये देखिए, जैसे चार हाथ पैरों पे आप हो गए, घोड़ा सा बन गए, इसमें भी आराम आता है। चलने में भी किसी किसी को आराम आता है। चेयर पे इस तरह से आप अपने को वो कर लीजिए, कोई है साथ में तो उससे लिपट करके, एनीथिंग वॉट एवर हेल्प्स यू रिलैक्स, आप कोई भी पोस्चर भी ले सकते हैं, जब तक डॉक्टर ये नहीं कहती नहीं अब आपको लेटना पड़ेगा। तो 7-8 सेंटीमीटर तक डायलिटेशन तक आप कोई भी पोस्चर फॉलो कर सकते हैं। जब डॉक्टर ये कहती है नहीं नाउ दिस इज हाई टाइम, अब आपको लेटना, आप डर है कि बच्चा नीचे ना आ जाए एकदम से, तो अब आपको लेटना पड़ेगा। तब तक आप आराम से किसी भी पोस्चर में लेट सकते हैं। देखिए ये एक पिलो रख करके, इससे भी आपको आराम होता है। लेकिन टहलने में और इस तरह से हाथ और पैरों का सहारा लेकर के उल्टा होने में, इसमें भी बहुत आराम आता है। फिर कुछ होती है ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये अगर आप प्रैक्टिस करें, आप लोग योग की क्लास लेते हैं? आपकी योग की क्लास होती है? ऐसे बताइए हाँ या ना। अगर नहीं होती है तो
एक स्पेशल क्लास इनके लिए लता दीदी ऑर्गेनाइज करी जा सकती है, जिसमें इनको ब्रीदिंग सिखाई जाए। जी दीदी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको कुछ नहीं करना है, केवल गहरी सांस लेनी है, गहरी सांस निकालनी है। और इस डीप ब्रीदिंग की बजाय अगर आप प्राण आकर्षक प्राणायाम कर लें तो आपको बहुत लाभ होगा। ये इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन डीप ब्रीदिंग को आप प्राण आकर्षक प्राणायाम पढ़िए, उसको आप करते अगर ड्यूरिंग एंटायर प्रेगनेंसी, तो आपका बच्चा बहुत तेजस्वी, ओजस्वी, वर्चस्वी बनेगा। यानी कि उसके तीनों शरीरों में प्राण शक्ति जाएगी, वो उसकी शरीर सुंदर होगा, उसका मस्तिष्क बहुत तेज होगा, और वो उसका हृदय भी बहुत कोमल होगा। तो ये आप प्रैक्टिस करें। आपको जो प्राण शक्ति चाहिए प्रसव के लिए, उसको भी आप ध्यान में रखते हुए प्राणाकर्षक प्राणायाम करें पूरे 9 महीने। फिर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, सर्ज ब्रीदिंग। सर्ज ब्रीदिंग जो होती है जिसमें आप इनहेल करते हैं और एक्सेल ज्यादा करते हैं। 2 टाइम्स अगर इनहेल किया तो 4 टाइम्स एक्सेल किया। इसमें क्या होगा कि आप रिलैक्स करेंगे, और जैसे ही रिलैक्स होता है यूट्रस, उसमें पर्याप्त मात्रा में भर भर के ऑक्सीजन आती है, और आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। आपको लेबर ऑफ लव का पता ही नहीं चलेगा अगर आप सर्ज ब्रीदिंग करते हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन आप अच्छे से गहरी सांस भर के लेंगे, 4 गिनती तक, 2 तो बहुत कम होती है, और 8 गिनती में उसको निकाल देंगे। तो ये अगर आप कॉन्ट्रैक्शन में प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको रिलैक्स करता है, और आपको ऑक्सीजन अच्छे से मिलती है, जिससे कि आपके अंदर एंडोर्फिन्स भी रिलीज होते हैं, और उससे आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होती। तो कम समय में, कम लेबर ऑफ लव में आपका शिशु आराम से इस संसार में आ जाता है। तीसरी ब्रीदिंग है जे ब्रीदिंग, जिसकी प्रैक्टिस आप पहले से नहीं कर सकते, मतलब प्रेगनेंसी के लास्ट के दिनों में करना होता है, जिसमें आप इनहेल तो करते हैं ना। अच्छा, सर्ज ब्रीदिंग में भी, सॉरी ये बताना भूल गई, नाक से सांस लेनी है और मुंह से निकालनी है। नाक से 4 की गिनती में लेनी है, 8 की गिनती में निकालनी है। अगर इनिशियल 2 में ले पा रहे हैं तो 4 में निकालनी है। बर्ड ब्रीदिंग और जे ब्रीदिंग में क्या करना है, आपको ये पहली बात तो शुरू में प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको ये आखिरी के 15-20 दिन प्रैक्टिस करनी है, जब आपको लग रहा है हाँ अब मेरा बच्चा मजबूत है, अब आने के लिए तैयार है। आप नाक से सांस लेंगे, और जब सांस बाहर निकालेंगे तो वो सांस पूरे आपके पूरी बॉडी में होते हुए आपकी वेजाइना से निकल रही, ऐसा आपको विजुलाइज करना है। निकलेगी तो मुंह से, लेकिन आप अंदर लेंगे सांस, और निकालते समय आप विजुलाइज करें कि पूरी बॉडी को क्रॉस करते हुए वेजाइना से निकल रही है, बच्चे को साथ लेते हुए। इसकी आप प्रैक्टिस इस तरह से कर सकते हैं कि जब आप डिफिकेशन के लिए बैठे, आप मल निष्कासन के बैठे, तो आप गहरी सांस लीजिए, और जब सांस बाहर निकाले मुंह से तो उसके साथ आप अपने मल का निष्कासन कीजिए, पॉटी को बाहर करिए। यही प्रैक्टिस आपको ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज, जब बच्चा बाहर आ रहा है, तो आपको करनी होगी। तो आपको समझ में आ गया थ्योरेटिकली, तो प्रैक्टिकली किसी क्लास में आपको करवा के समझा देंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखना है। पहले तो सरेंडर कर दीजिए, ओवर थिंकिंग मत करिए। सब पशुओं के आराम से डिलीवरी हो जाती है ना, क्योंकि उनके दिमाग ही नहीं है, वो सोच ही नहीं सकते ये तो नहीं होगा, मेरा सिजेरियन तो नहीं होगा। अब मेरा कई कई पेशेंट्स तो वो अपने कॉन्ट्रैक्शंस को टाइम अप करते हैं, मैडम अब इतनी देर का कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, अब मुझे इतनी देर नहीं आया, अब मुझे इतनी देर से कॉन्ट्रैक्शन नहीं आया, या अब मुझे इतनी जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन आ रहा। अरे लेट इट बी, रिलैक्स, यू जस्ट टॉक टू योर बेबी। सबसे पहले विश्वास करिए ये कोई बीमारी नहीं है, एक सामान्य प्रक्रिया है। जैसे हम दुनिया में आए हैं वैसे हम बच्चे को भी ला सकते हैं, हम भी तो आए थे इस दुनिया में। तो नेचुरल प्रोसेस है। एंड देन हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर बॉडी कि ये हमारी शरीर में ये क्षमता है कि वो एक सामान्य प्रसव से गुजर सकते हैं। ठीक है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ओवर एनालिसिस नहीं करनी है। डॉक्टर देख के गई, कई पेशेंट्स होते हैं, डॉक्टर ने सिस्टर को जो इंस्ट्रक्शन दिए उसी पे वो सारा उनका ध्यान लगा रहता है। अब मैडम ने क्या बता दिया, अब ये क्या है, ये क्यों बताया, ये इंजेक्शन क्यों बताया, इससे क्या होगा, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, मेरे बच्चे की धड़कन ठीक चल रही है कि नहीं। आपका काम नहीं है, इट इज द ड्यूटी ऑफ योर डॉक्टर एंड योर नर्सिंग स्टाफ, वो करेंगे अच्छे से। तो आप इससे रिलैक्स करके अपना ध्यान बच्चे से बात करने में लगाइए, बच्चे को समझाइए कि बेटा ये थोड़ा सा जटिल है,
तुमको भी कष्ट होगा, मम्मा को भी कष्ट होगा, लेकिन हम मिल के इसको कर सकते, वी विल डू इट, है ना। और हम मिल के एक टीम की तरह से हम बहुत अच्छे से, बहुत आराम से इसको करेंगे, ठीक है। और इसीलिए आपको पूरे समय गर्व संवाद करना है, बच्चे से बात करना है, उसको कॉन्फिडेंस देना है। पहले से ही, जैसे ही आपका लेबर प्रोसेस शुरू हो, आप उसे कहिए, बच्चे, बेटू, मेरा मुन्ना, मेरी मुन्नी, जो भी आप उसने नाम रखा है, देखो बस अब हमारे मिलने का समय आ गया, हम बहुत जल्दी आपस में अभी एक दूसरे के गले लगेंगे। वैसे तो हम गले लगते रहे हैं 9 महीने हम आपस में, लेकिन वो अब हम फिजिकल टच कर पाएंगे, अब हम एक दूसरे के गाल से गाल को टच करा पाएंगे। और ये जो संवाद है, ये आपके बच्चे को बहुत कॉन्फिडेंस देगा, और वो सब सुन रहा है, सब समझ रहा है, और साथ में ईश्वर को इंक्लूड करें। हमारे साथ हमारे परमात्मा है, हम दोनों के माता पिता जो हैं, हमारे भी मम्मी पापा वही है, तुम्हारे भी मम्मी पापा, परमानेंट मम्मी पापा जो है वो साथ में हैं, और वो हमारी हेल्प करेंगे। अब जिस चीज के भी आपको कॉन्फिडेंस है, आपको किसी भजन पे ज्यादा कनेक्ट मिलता है, किसी मंत्र पे ज्यादा कनेक्ट मिलता है, किसी श्लोक पे कनेक्ट मिलता है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक से रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो आपका बैकग्राउंड में रहना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। उस समय ये मत सोचिए, अरे मैं कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊं। दिस शुड बी वन ऑफ द प्रिपरेशन, ये आपको रखना है साथ में। बच्चे से कई लोग अपने पाठ करते हैं उस समय, उससे उन्हें शक्ति मिलती है, कई लोग मंत्र के साथ डिलीवरी कराते हैं। तो जो भी है, जो भी आपको करना है, वो आपका पहले से प्रिपरेशन में होना चाहिए। अब ये नहीं कि हमने तो भैया क्लास करी है सामान्य प्रसव की और दिव्य प्रसव की, और हमने योग किया 9 महीने, और अब तो हमारा सिजेरियन तो हो ही नहीं सकता, हम तो कराएंगे ही नहीं, चाहे हमारा डॉक्टर कुछ भी करे। एक मेरे पास थी माँ की पाठशाला में पुणे से, वो बच्ची को डायबिटीज थी, जेस्टेशनल डायबिटीज, और उसकी डॉक्टर उसको बार बार बोल रही थी कि अब तुम्हारे बेबी को मैं निकालना पड़ेगा। और होता है डायबिटीज में, अगर 37-38 वीक्स तक अगर लेबर शुरू ना हो तो हमको बच्चे को निकालना होता है, क्योंकि बच्चा ओवरसाइज हो जाता है, उसकी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, डायबिटीज की वजह से प्लेजेंटा उतना हेल्दी नहीं होता, तो ऑक्सीजन की कमी से कभी कभी एकदम लास्ट में पहुंच के बच्चे की सडन इंट्रा यूट्राइन डेथ हो जाती है। तो वो नुकसान से बचने के लिए हम लोग 38 हफ्ते तक वेट करते हैं, और फिर कई बार लेबर को इंड्यूस कर देते हैं, और इंडक्शन अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो सिजेरियन करते हैं। वो बच्ची इतना अड़ गई लेबर उसके लिए, अब विदाउट थिंकिंग कि उसको उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, उसके फादर को मुझे फोन करना पड़ा। कहीं महाराष्ट्र से ही थी वो बच्ची, पुणे से थी, बहुत समय पहले की बात होगी, कि ये तैयार नहीं हो रही। ऐसा कुछ नहीं है, कई कारण है जिसके सामने सब तैयारी करी, फिर भी इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो सकती है। बच्चा टेढ़ा हो सकता है, बच्चे का सिर का जो साइज है वो बड़ा हो सकता है, हमारी जो पेल्विक बोन है वो नैरो हो सकती है, या जिस अनुपात में हमारा लेबर ऑफ लव आना चाहिए वो नहीं आ रहा, या लेबर ऑफ लव को हमारा सर्विक्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उस हिसाब से खुल नहीं रहा। इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग वी शुड बी प्रिपेयर्ड, है ना। हम कहते हैं ना, हमारे मन का हो तो बहुत अच्छा, हमारे मन का ना हो तो और भी अच्छा, तो ईश्वर हमारी कोई रक्षा कर रहा है। तो यहाँ पर डॉक्टर आपका ईश्वर के रूप में है, तो आप कॉर्ड एक्सीडेंट कई बार हो जाते हैं, वो बच जाते, कई शॉर्ट कॉर्ड है और हम नॉर्मल डिलीवरी कराने का प्रयास करें, कॉर्ड खिंच सकती है, टूट सकती है, बच्चे की धड़कन खराब हो रही है, बच्चे की अगर अंदर पॉटी निकल गई जिसे कहते हैं मिकोनियम, तो पानी पूरा निकल गया, अगर लीकिंग हो गई, बच्चा सूख गया अंदर, कोई भी कारण हो सकता है सिजेरियन के। लेकिन आप मतलब काउंटर चेक कर लीजिए, अगर आपको अपने डॉक्टर से पूरा डिस्कस कर लीजिए कि ये क्यों हो रहा है, और अगर आपको लगता है कि नहीं, शी इज राइट, शी इज एबल टू कन्विंस यू, तो डू एज योर डॉक्टर सेज। उसमें इतना इफ एंड बट नहीं करना है, अचानक से भी सिजेरियन हो सकता है। तो ये कारण है, देखिए कैसे सिजेरियन, बच्चा उल्टा है तो डिलीवरी जो है सिजेरियन करानी पड़ती है, कभी बच्चे का पैर बाहर आ गया, ये बच्चे का सिर तो है नीचे लेकिन बच्चा फ्लेक्शन की स्थिति में नहीं है, एक्सटेंशन, बच्चे का फेस आगे आ रहा है, इस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। तो ये फर्स्ट जो ए है, ये है परफेक्ट पोजीशन फॉर नॉर्मल डिलीवरी, जिसमें बच्चे का सिर फुल फ्लेक्शन में है, उसकी ठोड़ी जो होती है वो जो है नीचे चेस्ट से लगी होती है, ऐसे पूरा वो ऐसे करके बैठा हुआ है हाथ पैर दबा के अपने, वो बच्चा नॉर्मल हो सकता है। अब आपको क्या तैयारी करनी है, लास्ट, ये आपकी तैयारी
कम से कम 20-25 दिन पहले हो जानी चाहिए। आपका बैग जो है रेडी होना चाहिए, जिसमें आपके सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स, प्रिस्क्रिप्शंस, आपकी रिपोर्ट्स, आपकी जो जो दवाइयाँ ले रहे थे आप, अगर आप नेगेटिव हैं, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव मतलब ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो उसकी जानकारी, आप कोई सेंसिटिव है किसी ड्रग को तो उसका बड़ा बड़ा पर्चे पे लिखा होना, ये सब आपका बिल्कुल रेडी होना चाहिए। फिर आपको जो भी अपने कपड़े, वैसे तो हॉस्पिटल में हॉस्पिटल के कपड़े पहनाए जाते हैं, पर फिर भी आपके गाउन, लैक्टेटिंग गाउन्स, आजकल तो मैटरनिटी पैंटीज आती हैं, और आपका स्पोर्ट्स ब्रा जो दूध पिलाने में आसानी हो, लैक्टेशन ब्राज आती हैं, और बड़े सैनिटरी नैपकिन्स, लार्ज साइज के अंडरगारमेंट्स, ये सब आपके कपड़े, बच्चे के कपड़े। और विशेष करके आप ये ध्यान रखिए, बच्चे के कपड़े नए नहीं होने चाहिए। ये आज भी समस्या आती है, जाड़े की रात में आते हैं हमारे पास मरीज और बच्चे के कपड़े नहीं लाते, कहते हैं हमारे अलाउड नहीं हमारे यहाँ कपड़ा खरीदना। अब हम बच्चे को कैसे गर्म करके रखें? एक तौलिया दे देते हैं हम, वो भी नया खरीदा हुआ, कैसे करें बताइए? तो बच्चे के कपड़े, इन जो ये जो परंपराएं ना, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि परंपराओं की अपेक्षा विवेक पे ध्यान दीजिए। अरे पहले होता होगा, लेकिन आज की तारीख में आपको ये तैयारी करनी है। अपने बच्चे के लिए जो भी कपड़े हैं वो बहुत ही मुलायम होने चाहिए, और अगर किसी पुराने कपड़े से बना के उनको आप सेवलॉन डेटॉल में धो करके धूप में सुखाएं, कड़ी धूप में उसको तैयार करके रखिए। वो बच्चे के कपड़े आपके पास रेडी होने चाहिए, धूप में सुखाए हुए, अच्छे से धुले हुए। और कोशिश करिए कि बिल्कुल नए कपड़े नहीं लाइए, पता नहीं कौन सा फाइबर बच्चे को रिएक्ट कर जाए। तो इस तरह से आपको साफ धुले हुए, धूप में सूखे हुए कपड़े बच्चे के तैयार करने। फिर अपनी जरूरत की चीजें, जैसे मैंने आपको बताया था, आपकी प्लेलिस्ट है, कोई किताब है, वो सब आपकी रेडी रहनी चाहिए। आपकी धूप बत्ती, अगरबत्ती, आपको पिलो की जरूरत पड़ेगी कि चादर की जरूरत पड़ेगी। आप हल्के फुल्के स्नैक्स रख लीजिए, बहुत ज्यादा तो अलाउ नहीं करते उस समय खाना, लेकिन हाँ हल्के फुल्के स्नैक्स, हेल्दी स्नैक्स, चिप्स वगैरह नहीं, स्पाइसी कुछ भी नहीं, है ना, ऐसी चीजें जो आप खा सके वो रख लीजिए। अपने घर का आप अपना चम्मच और वो रख लीजिए, स्टील का, प्लास्टिक मत यूज करिए। जितना सब अस्पताल में बर्तन आता है सब डिस्पोजेबल में आता है, ये मत यूज करिए कृपया करके। अपना स्टील का ग्लास, स्टील की चम्मच, स्टील की प्लेट छोटी छोटी ये रख लीजिए आप अपने साथ। बेडशीट मैंने आपको बता ही दिया, बच्चे के क्लोथ, बच्चे के डायपर्स, और लंगोटियां बनाइए। डायपर्स इतना नुकसान करते हैं बच्चों को, आप लोग समझ नहीं रहे। डायपर्स से ये तक आ गया है, जो मेल बहुत समय, लंबे समय तक अगर आप डायपर्स बांधते हैं तो जो मेल बच्चे होते हैं उनको, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को नुकसान होता है, गर्मी पहुंचती है। जो पहले जमाने में लंगोटी बनाई जाती थी वही उपयुक्त है आपको। कभी कभी ऐसा है कि हम वहां चाहते हैं कि हमारा बेडशीट गंदा ना हो, या कोई स्पेशल टाइम है तो उतना 2-3 घंटे के लिए हम डायपर यूज कर सकते हैं, बट नॉट दैट कि आजकल ओवरनाइट डायपर यूज हो रहा है, या कभी कभी तो 24 घंटे यूज हो रहा है। दैट इज नॉट राइट, वो नहीं करना है। और बस इतनी जो आपने मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, शारीरिक तैयारी करी, तो फिर द मिरेकल इज वेरी क्लोज। वो दिव्य मोमेंट जब वो बच्चा आपकी गोद में होगा, मतलब मुझे बताते में गूज़बम्स आ रहे, तो आपको कैसा फील हो रहा होगा? मुझे बताते में ऐसे लग रहा है कि मेरा बच्चा मेरी गोदी में आ गया। हाँ, तो आप सोचिए इतनी अच्छी फीलिंग, उसको इमेजिन करना है। एंड दैट हेल्प्स इन लैक्टेशन ऑल्सो, उससे ब्रेस्ट मिल्क बनता है, और वो जो बॉन्ड बनता है ना, वो आपको जीवन भर, जीवन भर आपके बच्चे के साथ रहेगा। वो कॉर्ड कभी कट नहीं होगी, इट विल ऑलवेज बी देयर, एंड अ मदर इज ऑलवेज अ मदर। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से सोचिए, इस पे चिंतन करिए, और इसी तरह से अपनी तैयारी करिए। आज से ही करिए, आप किसी भी अवस्था में हो, आज से ही आप उसकी तैयारी आरंभ कर दीजिए। लेकिन उसके साथ इमोशन अटैच होना बहुत जरूरी, नॉट मैकेनिकली। वी हैव टू हैव इमोशंस। उसके बिना बच्चा क्या समझता है? भावनाएं, वाइब्रेशंस। आप सोचिए, आपने कभी ध्यान दिया कि बच्चा माँ की छाती से लगते ही चुप क्यों हो जाता है? बिकॉज दैट इज द साउंड ही हैज बीन हियरिंग फॉर 9 months। उसको अंदर माँ की जो हृदय की धक 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 है वो सुन रहा है, अंदर वो पहचान रहा है तुरंत, है ना? तो वो कामनेस जो उसको चाहिए,
वो आपको तुरंत देनी है उसको, क्योंकि अंदर से वो तुरंत समझ जाएगा। और इसीलिए जो कहते हैं ना कि जो पहली बूंद है ब्रेस्ट मिल्क की, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। वो क्यों? क्योंकि उसका टेस्ट एकदम गर्भ जल जैसा होता है, लाइकर जैसा होता है। तो अंदर तो वो पी रहा है ना, और जैसे ही उसको पहली बूंद मिलती है ब्रेस्ट मिल्क, वो कहता है ओ आई एम इन द सेम एनवायरमेंट, मैं तो वही हूँ जाता, मैं कहीं दूर नहीं गया। वो भी तो डरता है ना, उसके अंदर भी तो डर है। उसका डर कौन निकालेगा? आपके डर के लिए तो इतनी क्लास हो रही है, आपके पति है, घर वाले हैं, सब। उसका डर तो आप ही निकाल सकते हैं। वो भी तो डर रहा है अंदर, वो तो आपसे ज्यादा कष्ट में है। तो उसको हिम्मत कौन देगा? आप देंगे। और प्यार वो एक हिम्मत है जो 100 दवाओं की पूर्ति करता है। तो बस प्रेम से आप उसको इस दुनिया में लेके आइए।